हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स्ट्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयश्री। आशा करते हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। कल मैंने कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कवर करा चुकी हूँ। आज यहाँ पर जो आपके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कैश मेमोरी को, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी को, मेमोरी हायरार्की क्या होती है, और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहेगा मेमोरी यूनिट। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में इन टॉपिक से किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी साइज़ में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े होते हैं। काम बड़े होने का मतलब ये है कि साइज़ इसका बहुत छोटा होता है, पर ये जो मेमोरी है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इस मेमोरी को हमेशा हम CPU और रैम के बीच में लगाते हैं। जब भी हमारे CPU को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में जाके खोजता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब भी CPU को डेटा चाहिए होता है तो वो आपकी कौन सी मेमोरी में जाकर डेटा को खोजता है, ढूंढता है। आपका सबसे पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी। तो आप सभी को याद रखना है कि जब कभी भी हमारे CPU को डेटा की ज़रूरत होगी तो वो हमेशा आपका कैश मेमोरी में जाके डेटा को खोजता है। ठीक है, जब उसको डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तब जाके वो आपका प्राइमरी मेमोरी में जाके डेटा को खोजता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कैश मेमोरी से ही सबसे पहले आपका CPU डेटा खोजता है। कैश मेमोरी में हमेशा वो डेटा आपका रखा जाता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है, मतलब जो आपका नियमित तौर पर डेटा यूज़ हो रहा होता है उस डेटा को हम कैश मेमोरी में रखते हैं। जिस वजह से होगा ये कि एक्सेस टाइम घट जाएगा। एक्सेस टाइम यानी कि जब आपका ऐसा डेटा जो बार बार यूज़ हो रहा है उस डेटा को अगर हम कैश मेमोरी में रखेंगे, जब भी CPU को ज़रूरत हुई नहीं तो हम उस डेटा को कैश मेमोरी से ही उठा लेंगे, तो आपका टाइम घटा ना। अगर कैश मेमोरी में हम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को नहीं रखेंगे तो फिर आपके CPU को वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में खोजना होगा, तो आपके एक्सेस टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। इतना चीज़ें समझ में आई। मैं एक बार इसको समझा देती हूँ फिर से। जो आपका कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो इतना है कि कैश मेमोरी का हमेशा CPU और आपके किसके बीच में, रैम के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, CPU एंड आपके रैम के बीच में लगाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी हमारे CPU को किसी भी डेटा की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले हमारे कैश मेमोरी में ही खोजता है। जब उसको डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो आपका CPU के द्वारा यहाँ से डेटा उठा लिया जाता है। अगर आपके CPU को यहाँ पर डेटा नहीं मिलता है तब जाके वो आपकी मेन मेमोरी यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पर जाके डेटा को खोजता है। लेकिन सबसे पहले CPU हमारा डेटा कहाँ खोजेगा, कैश मेमोरी में ही खोजेगा। कैश मेमोरी में हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा यानी कि जो नियमित तौर पर आपका डेटा यूज़ होता है उस डेटा को रखते हैं। जब नियमित तौर पर यूज डेटा को हम रखेंगे तो हमारा जो एक्सेस टाइम है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि ऐसा डेटा जो बार बार यूज़ हो रहा है कंप्यूटर को वहीं के वहीं मिल जा रहा है, आपके CPU को वहीं के वहीं मिल जा रहा है, तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो एक्सेस टाइम जो है आपका वो घट जाएगा। ठीक, तो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके CPU के द्वारा जो डेटा खोजा जाता है वो आपका सबसे पहले कैश मेमोरी में खोजा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कैश मेमोरी से कोई और डिवाइस हमारे डेटा को एक्सेस कर ले, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा CPU ऐसा है जो हमारे कैश मेमोरी से डेटा को खोज सकता है, और कोई भी डिवाइस हमारे एक्सेस नहीं कर सकती है इसके डेटा को। फिर से मैं बता देती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो कैश मेमोरी में डेटा है उस डेटा को केवल और केवल CPU के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। अन्य कोई डिवाइस आपके सिस्टम में ऐसी नहीं जो कैश मेमोरी के डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि ये जो कैश मेमोरी है वो हमारी वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है। कल मैंने आप लोगों को ये दोनों टर्म समझाए थे, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये जो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में आप लोगों को समझाया हुआ था वो ये समझाया था कि वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील यानी कि उड़ने वाला, यानी कि ऐसे आपके डिवाइस जिनमें जो डेटा है अगर हमारे विद्युत सप्लाई बंद करने पर और या फिर कंप्यूटर बंद करने पर आपका जो है डेटा ख़त्म हो जाए तो हमारा वोलेटाइल की कैटेगरी में आएगा। नॉन वोलेटाइल वो होंगे हमारे जिनमें हमारा डेटा पावर सप्लाई बंद होने पर या फिर सिस्टम के बंद होने पर, कुछ भी होने पर हमारा डेटा एज इट इज़ ही रहेगा, डेटा आपका नहीं हटेगा, तो वो नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी है वो हमारे वोलेटाइल टाइप की है। कैसी है? वो हमारे वोलेटाइल टाइप की है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है,
वोलाटाइल टाइप की मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैश मेमोरी में जो भी हमारा डेटा होगा, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी या फिर जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी कारण से बंद होता है, हमने अपनी इच्छा से ये बंद किया हुआ है, तो हमारा कैश मेमोरी में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा चला जाएगा। दैट्स वाई हम इसको वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं इन सबको एक बार बता देती हूँ जल्दी से। कैश मेमोरी साइज़ में बहुत छोटी होगी लेकिन काम इसके बड़े होंगे, यानी कि इसकी जो एक्सेस करने की जो क्षमता है, मतलब ये जो मेमोरी है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। बेसिकली इस मेमोरी का यूज़ जो है हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और एक्सेस टाइम को आपका जो है कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कैश मेमोरी का यूज़ जो है हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई। और कैश मेमोरी को हम हमेशा सीपीयू और आपके जो है रैम के बीच में लगाते हैं। जब भी सीपीयू को हमारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका कैश मेमोरी से ही ढूंढता है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को हम कैश मेमोरी में ही रखते हैं ताकि एक्सेस टाइम घट जाए। अगर आपके सीपीयू को डेटा आपकी कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा तो वो आपके कैश मेमोरी में नहीं, जब नहीं मिलता है तब जाके वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में जाकर डेटा को आपका ढूंढता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, कैश मेमोरी हमारी वोलाटाइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब कभी भी आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है या फिर आपके सिस्टम को बंद कर दिया जाता है तो इसमें जितना भी डेटा है आपका सारा डेटा आपका चला जाएगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट रहा। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मेमोरी। नाम से ही स्पष्ट है, वर्चुअल मेमोरी। ये बेसिकली आपकी फिजिकल मेमोरी नहीं होती है, जैसे बाकी सब आपकी फिजिकल मेमोरी हैं, बट आपका ये जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपका जो है फिजिकल मेमोरी नहीं है। ये एक ऐसी बेसिकली टेक्निक होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इनमें मौजूद होती है। तो आपके लिए बस इतना ही याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी जो है एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती है और इसका जो पूरा मैनेजमेंट है, इसको मैनेज करने का काम जो है वर्चुअल मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी को आपके मैनेज करने का जो काम है वो आपके किसका होता है, वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने का जो काम है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ये एक फिजिकल मेमोरी नहीं है, ये सारी फिजिकल मेमोरी है हमारी, बट ये वर्चुअल मेमोरी जो है वो हमारी फिजिकल मेमोरी नहीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, और इस टेक्निक के माध्यम से होता क्या है, आपके जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको प्राइमरी मेमोरी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मौजूद होती है, इनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इसको हम क्या, जो इस टेक्निक के माध्यम से हम जो सेकेंडरी मेमोरी है, मैंने आपको कल के ही लेक्चर में सेकेंडरी मेमोरी बताया, एक्सटर्नल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो आपकी बाहर होती है, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो आपके सीपीयू के बाहर होती है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है, जो सीपीयू का भाग है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका कॉन्सेप्ट आप कल समझ चुके हैं, है ना, जो आपके बाहर होती है। ठीक, तो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही टेक्निक है आपकी कौन सी, वर्चुअल मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंडरी मेमोरी को आपका जो है आपके प्राइमरी मेमोरी के रूप में आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से, जो आपकी वर्चुअल मेमोरी उसके माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आपकी सपोर्टिंग मेमोरी का आपका काम करती है। तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मेमोरी में। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, जिसमें हम मेमोरी को आपका यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो आपके मेमोरी का जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली मेमोरी हायरार्की होता है। अब मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर आता है आपका सीपीयू रजिस्टर। क्या आता है आपका, पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले होते हैं आपके सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद होते हैं आपकी कैश मेमोरी, उसके बाद होती है आपकी मेन मेमोरी, फिर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। कल का लेक्चर आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा हुआ है तो मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारे मैग्नेटिक डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं और हमारे मैग्नेटिक टेप, ये तीन आपको यहाँ पर जो डिस्क दिए हुए हैं, जो आपको 2 डिस्क और 1 टेप दिया हुआ है, ये आपके किस मेमोरी में आते हैं, तो आप सभी को पता है कि ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। मैं कुछ इस शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रही तो आप लोगों को ठीक से दिख जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं कि नहीं,
ये आपका मैग्नेटिक डिस्क हुआ, आपका ऑप्टिकल डिस्क हुआ और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। वहीं हम देखें आपका CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। किस में? प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, किस में आते हैं? प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। ठीक, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी में आएंगे। वहीं पर हमारा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग कल पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इससे डेटा को हम सीधे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हमारा प्रोसेसर है, डेटा को एक्सेस करने का काम कौन करेगा भाई? जो हमारा मेन काम कर रहा है। मेन काम कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है। तो डेटा को एक्सेस भी हमारा प्रोसेसर ही करेगा। हमारा माइंड जो है वही तो हमारी सारी चीज़ों को रिकॉल करता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है याद करने की, तो काम कौन कर रहा है? हमारा माइंड कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर डेटा को एक्सेस कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा भाई, है ना। तो प्रोसेसर यानी कि CPU वही, ठीक है, उस चीज़ को अलग मत समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे डेटा को एक्सेस करने का काम प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर जो है हमारे मेन, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस सीधा कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करने के लिए उसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने ये कहा है कि हमारे प्रोसेसर को प्राइमरी मेमोरी से आपका डेटा को एक्सेस करने के लिए आपका कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा इसमें एक्सेस कर सकता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से अगर डेटा को एक्सेस करना है प्रोसेसर को, देन उसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू ही करना पड़ेगा। किसके थ्रू? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट, देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कैसे लिखेंगे? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये इनपुट लिखा हुआ है, ये आउटपुट लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल लिखा है। तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कैसे एक्सेस करेगा प्रोसेसर? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू ही करता है। ठीक, तो ये आपका मेमोरी हायरार्की थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका जो एक्सेस टाइम है वो नीचे जाने पर आपका क्या होगा? एक्सेस टाइम नीचे जाने पर आपका बढ़ता जाता है। इट मीन्स आपके CPU रजिस्टर से अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है तो हमें सबसे कम टाइम लगेगा, उसके बाद आपके कैश मेमोरी से, उसके बाद मेन मेमोरी से, और सबसे ज़्यादा टाइम अगर हमें डेटा को एक्सेस करने में लगेगा तो मैग्नेटिक टेप से लगेगा। देखिए इस एरो का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है? इस एरो का मतलब ये है कि हम नीचे जाएंगे तो हमारा बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ नीचे जाने पर हमारा एक्सेस टाइम बढ़ रहा है। ये एक्सेस टाइम जो है हमारा बढ़ रहा है। एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है? डेटा को उठाने का काम, है ना। तो ये आपका CPU रजिस्टर में अगर हमें डेटा उठाना है, CPU रजिस्टर से आपका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। उसके बाद कैश मेमोरी में होता है हमारा एक्सेस टाइम सबसे कम। सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है आपका मैग्नेटिक टेप में होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी में आप सभी को पता है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी का एक फ़ायदा ये था कि इनकी जो एक्सेस टाइम है वो कम थी। बस इनकी जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इनका जो कैपेसिटी है वो कम था, है ना। एक्सेस टाइम इनका कम था और ये स्टोर कर ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर पा रही थी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई। सेकेंडरी मेमोरी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई थी क्योंकि ये बेसिकली आपका बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकती थी। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनमें जो है हमें डेटा को अगर एक्सेस करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी है। अब उसी बात को हमने इस डायग्राम के थ्रू दर्शा दिया है, ठीक है। जैसे जो मैंने कल बताया था कि ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है इसमें एक्सेस टाइम आपका कम होता है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी में आपका एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। कैपेसिटी आपकी इनकी कम होती है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यही तो आपका एरो कह रहा है। देखिए कैपेसिटी आपके CPU रजिस्टर की कम होगी, उससे ज़्यादा कैश मेमोरी की होगी, उससे ज़्यादा मेन मेमोरी की, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क की, ऑप्टिकल डिस्क की। सबसे ज़्यादा जो आपकी कैपेसिटी है वो हमारी सबसे ज़्यादा होगी आपके मैग्नेटिक टेप की होगी। तो कैपेसिटी समझ में आया एंड आपको एक्सेस टाइम समझ में आ ही गया होगा, ठीक। तो ये हुआ आपका मेमोरी हायरार्की का कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो बेसिकली है मेमोरी यूनिट को लेकर। आई एम सो सॉरी, मैंने वो चीज़ मिटा दी जो मुझे मिटानी नहीं चाहिए थी। चलिए कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ कैपेसिटी, ठीक। इसको हटा देती हूँ, ये मुझे हटाने की ज़रूरत थी बिकॉज मुझे इसमें थोड़ा सा समझाना है कि क्वेश्चन कैसा बनता है। ये मेमोरी यूनिट है, ये आपसे देखिए कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और बिल्कुल संभावना है कि आपसे यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में, ओके। बिकॉज अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे मेमोरी यूनिट है तो अगर हम एक बिट की बात करें तो एक बिट में हमारे क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 एंड 1 होते हैं।
तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाइनरी डिजिट में हमारा केवल 0 नहीं आता, 1 भी आता है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी डिजिट हमारे क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। हालांकि ये तो आप पहले लेक्चर से ही समझते आ रहे हैं कि हमारा बाइनरी डिजिट क्या होता है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप पहले से समझते आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आपके जब आप 4 बिट्स मिलते हैं तो हमारा एक निबल बनता है। क्या बनता है? एक निबल कैसे बनता है? 4 बिट को मिलाकर, जब हम 4 बिट मिलाएंगे तब जाके हमारा एक निबल बनता है। ठीक, 8 बिट से आपका 1 बाइट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब हमारी 8 बिट मिलती हैं तब जाके हमारा 1 बाइट बनता है। ठीक, क्या होता है? 8 बिट्स से आपका 1 बाइट बनता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बिट को हम स्मॉल बी से आपको दिखेगा और बाइट आपको कैपिटल वी से दिख जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमारे जब 4 बिट मिलेंगी तो हमारा एक निबल बनेगा और जब हमारे 8 बिट मिलती हैं तो हमारा 1 बाइट बनता है। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा कि 1024 जो बाइट्स हैं इनको मिलाकर हमारा 1 किलो बाइट बनता है। इनकी ट्रिक भी होगी, डोंट वरी, बट अभी आपको थोड़ा सा देखना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आपको याद हो जाएगी। इतना भी टफ नहीं होता है कुछ भी। पता है टफ क्या होता है? टफ वो होता है जिसको हम दिमाग से सोच लेते हैं। एक्चुअली जो चीज़ें हम याद नहीं रख पा रहे हैं ना, उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि हम उनको याद नहीं रखना चाहते हैं। बस इतना ही दिमाग का खेल है कि हमें वही चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करूं तो उनको सिर्फ वही चीज़ें याद नहीं रहती हैं जिनको वो याद नहीं रखना चाहते हैं। बाकी उनको सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो उनको याद रखना चाहते हैं। तो ऐसे अगर आप इनको याद रखना चाहोगे ना तो कुछ टफ नहीं है, सब सिंपल है। ठीक, यहाँ पर 1024 जब बाइट्स मिलेंगे आपके तो 1 किलो बाइट बनता है और जब आपके 1024 किलो बाइट बनते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो आपका 1 गीगाबाइट बनता है। इसको जीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, किलोबाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी। और जब आपके 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो आपका 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी बनता है। ठीक, जब 1024 आपके टीबी मिलेंगे तब आपका 1 पेटाबाइट यानी कि 1 पीबी बनता है। जब 1024 पेटाबाइट मिलेंगे तो 1 एक्साबाइट मिलता है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा पर अभी थोड़ी देर में आपकी ये जो बोरियत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ट्रिक के सहारे आपकी वो बोरियत को ख़त्म कर दूंगी, बट थोड़ा सा आप अभी देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका जब आपके 1024 एक्साबाइट मिलते हैं तो 1 जेटाबाइट बनता है और जब 1024 जेटाबाइट मिलते हैं तो 1 आपका यूटाबाइट बनता है और जब 1024 यूटाबाइट मिलते हैं तो 1 ब्रोनोटोबाइट बनता है। ठीक है, और जब आपके 1024 ब्रोनोटोबाइट मिलते हैं तो आपका 1 जियोपोबाइट बनता है। दैट मीन्स आपका जियोपोबाइट जो है यहाँ पर सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, जियोपोबाइट। ठीक, अब यहाँ पर यही समझना है आपको कि इनको हम कैसे याद रखें कि आपका जो है मेमोरी यूनिट में जो अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि गीगाबाइट बड़ा है कि टेराबाइट बड़ा है कि पेटाबाइट बड़ा है, कैसे बताएंगे हम? तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना मैडम। तो हम बताते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। देखिए, आपको यहाँ तक तो याद करना पड़ेगा, कहाँ तक? गीगाबाइट तक। ठीक, यहाँ तक ये जो है। इसके बाद आपकी एक छोटी सी ट्रिक है और उसको भी आप याद रख सकते हैं आसानी से। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है कि 1024 किलोबाइट मिलेंगे तो हमारा 1 मेगाबाइट बनेगा। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है। देखिए, आप लोग 2 GB का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कितना मिलता है? 1.5 GB या 2 GB मिलता है, जो भी मिलता हो। तो वो आप लोग पता है ना आप लोगों को। तो इसको तो मुझे नहीं लगता कि रटवाने की ज़रूरत पड़ेगी इतनी कि अगर इन 1024 किलोबाइट हैं तो 1 मेगाबाइट बन रहा है। तो आप कहते हैं ना कि बस इतने MB बचा है मेरा, इतने MB का वीडियो है, यानी कि आपको ये चीज़ें पता है ना। मैं ऐसा उम्मीद कर ले रही कि आप लोगों को पता है। तो देखिए, 1024 किलोबाइट जब मिलेंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा और जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो 1 गीगाबाइट यानी कि जो आपका GB होता है वो बनता है। ठीक, अब आपके 1024 जब गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टेराबाइट बनता है। यहाँ तक आपको अपने से याद रखना है, स्वयं की बुद्धि से। उसको मैं बता देती हूँ। देखिए, किलोबाइट से 1024 किलोबाइट मिले तो आपका क्या बनेगा? मेगाबाइट बन जाएगा। जब 1024 मेगाबाइट मिलेंगे तो हमारा गीगाबाइट बन जाएगा और जब 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो हमारा 1 टेराबाइट बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक आपकी ट्रिक है, ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ से एक ट्रिक बता रही हूँ आपका टेराबाइट से। ट्रांसपोर्ट हिंदी में लिख देते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा जाएगा।
ठीक, अब इससे कैसे याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट महंगा जाएगा। देखिए ट्रांस से आपको याद रखना है क्या, टेराबाइट, यानी कि 1024 जब टेराबाइट मिलेंगे तो आपका 1 पेटाबाइट बनता है। क्या बनता है, 1 पेटाबाइट बनता है। उसके बाद आपका पेटाबाइट आ जाएगा। देखिए पोर्ट से याद रखिए पेटा, पोर्ट से याद रखिए पेटा और ट्रांस से याद रखिएगा आपका टेरा। तो जब आपके 1024 पेटाबाइट मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, 1 एक्साबाइट बनेगा। ठीक, अगेन मैं बता देती हूँ, 1 मिनट दीजिए। देखिए मैंने ये कहा है कि एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ से आपकी टेराबाइट से ट्रांसपोर्ट महंगा जाएगा। अब आपको ट्रांस से याद रखना है क्या, ट्रांस से आपको याद रखना है टेरा और आपको पोर्ट से याद रखना है पेटा। महंगा से आपको याद रखना है एक्सा, महंगा से क्या हो जाएगा आपका एक्सा, और आपको याद रखना है यहाँ पर जाएगा से आपको याद रखना है जेटाबाइट और यूटाबाइट। ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि जा से याद रखना है जेटाबाइट और आपको या से याद रखना है आपका यूटाबाइट। एंड लास्ट आपका जो होता है वो होता है ब्रोनोटोबाइट। वो आपको ही याद रखना पड़ेगा कि आपके ब्रोनोटोबाइट जब मिलते हैं 1024 तब जाके आपका एक जियोपोबाइट बनता है। जियोपोबाइट आपका सबसे बड़ा यूनिट है तो वो तो माइंड में रहेगा ही। ठीक, तो यहाँ पर मैंने यही बोला है आपको कि जब आपके 1024 टेराबाइट मिलते हैं 1 पेटाबाइट बनता है। जब 1024 पेटाबाइट मिलेंगे 1 एक्साबाइट बनेगा। 1024 एक्साबाइट के मिलने पर 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट के मिलने पर 1 यूटाबाइट बनता है और 1024 यूटाबाइट के मिलने पर आपका 1 ब्रोनोटोबाइट बनता है। और जब 1024 ब्रोनोटोबाइट मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 जियोपोबाइट बनता है। ठीक, थोड़ा सा टफ है लेकिन जब आप यहाँ तक याद रख लेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट महंगा जाएगा, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है आपके लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक जो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको दिया गया है कि KB, MB, TB एंड आपका PB है ना। इनको आपको क्या करना है, इनको आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं ना, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यही होता है ना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, पता है ना। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग यानी कि आगे बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा लिखेंगे हम। इन 3 में सबसे छोटा क्या है आप बताइए। तो आपका आंसर आएगा मैम किलोबाइट हमारा यहाँ पर सबसे छोटा है, तो हम KB को यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं। उसके बाद आपका क्या आएगा, MB आएगा, TB आएगा या फिर PB आएगा। तो बताइए आपका क्या आएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि मैम मेगाबाइट आएगा, यानी कि फिर हमारा MB आएगा। MB आएगा कि नहीं। उसके बाद TB आएगा या फिर PB आएगा। तो आप सभी को पता है कि फिर हमारा क्या आएगा, टेराबाइट आएगा, यानी कि हमारा TB आएगा। तो TB आ जाएगा यहाँ पर एंड लास्ट हमारा PB आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेके। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से आप लगाएंगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो आप आसानी से लगा सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं और आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।